जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उसकी उम्र भी ढलने लगी तो उसका पति फवाद उससे झगड़े के बहाने ढूंढता, उसे खूब मारता पीटता था। उसे दूसरे निकाह की धुन सवार होने लगी, इसलिए उसने सुल्ताना नाम की एक महिला से शादी कर ली जो कि उम्र में उससे 20 वर्ष छोटी थी। वो उसके प्यार में इस कद्र पागल हो चुका था कि हर वक्त रजिया को घर से बाहर निकालने की बहाने ढूंढता रहता। पर अपनी बनी हुई गृहस्थी को रजिया ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। ऐसे ही एक दिन, सुनिए जी, मुझे भी एक नई साड़ी ला दीजिए, समझे आप? अरे अल्लाह कसम बेगम, 1 रुपया नहीं है जेब में। अगर रुपया नहीं है तो अपनी चहेती के लिए अनारकली सूट क्यों लाए? जितने का उसका सूट लिया उतने में 2 साड़ी आ जाती। आए बड़ा, रुपया नहीं है, सब पता है मुझे। अरे बेगम, हमारी जो ख्वाहिश हो वही करेंगे हम। तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? मैं वो हूँ जिसे आप ब्याह के लाए थे, जिसने आपका हर पल साथ दिया, समझे? वो मनोज दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब हमारा तुम्हारे साथ निकाह हुआ था। अच्छा, तो अब हमारी शादी पे सवाल उठाओगे उस चुड़ैल के लिए? अरे कुछ नहीं करती वो, बस सारा दिन लीपा पोती में लगी रहती है। अरे बेगम, ख्याल करें अपने शब्दों का, चुप करें आप। क्या सोचेगी वो? ओहो, आपका ये इमोशनल अत्याचार। अभी उम्र है उसकी खाने पीने और ओढ़ने पहनने की, और आप चाहती हैं कि हम उनको अभी से गृहस्थी में झोंक दें? ये तो मुमकिन नहीं। तो मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम मैं ही करूँ? पूरी जिंदगी इस घर को संवारा, उसका ये सिला मिल रहा है। अरे बेगम, तो क्या चाहती हैं आप कि हम आपके लिए अपनी जान ले लें? एक औलाद तो दी नहीं गई आपसे। हाँ, पांच कहीं की। दुनिया वालों की तरह आप भी मुझे पांच कहते हो? अगर ऐसा है ना तो मुझे नहीं रहना आपके साथ, समझ लूंगी, विधवा हो गई। पास में ही खड़ी सुल्ताना सारी बातें सुन लेती है और अपनी जिंदगी में फांस की तरह चुभती अपनी सौत को दरकिनारे होते देख मन ही मन बेहद खुश होती है। वो फवाद को रजिया के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है, पर कुछ समय बाद फवाद को रजिया के साथ किए अपने बर्ताव पर बेहद पछतावा होता है। आखिर उसने उसके साथ 20 साल बिताए हैं, उसका हर सुख दुख में साथ दिया है। ये सब सोचते हुए वो उसे मनाने के लिए गजरा लिए जा ही रहा होता है कि तभी सुल्ताना उससे बोल पड़ती है। जी, कहाँ जा रही हैं इतने सुंदर गजरे लिए? नहीं नहीं बेगम, कहीं नहीं, तुम्हारे लिए लाए हैं। कहीं रजिया सच में ना घर छोड़ दें। मुझे सब पता है, ये गजरे मेरे लिए नहीं, जी के लिए हैं। मुझे सुबह हुए कलेश के बारे में भी सब पता है। अच्छा, सब पता है आपको? तो बेगम अब आप ही बताएं कि आखिर हम क्या करें? आखिर उनका हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? अगर वो सच में घर छोड़कर चली गई तो? अरे रे, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर जाना होता ना तो कब की चली जाती। उसकी नजरें ना आपकी दौलत पर है, तभी तो जोंक की तरह चिपकी है इस घर से। जी, बात तो आपकी एकदम सही है, कुछ ज्यादा ही जुबान खुल गई है उनकी, अपने आप अकल ठिकाने लग जाएगी। ओहो, अब आप चिंता मत करिए, बाकी सब भूल जाइए। ये बताइए, ये गजरे मुझ पर कैसे लग रहे हैं? सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। रजिया अपने पति का इंतजार करती ही रहती है कि वो उसे अब मनाने आएगा, पर वो नहीं आता। रोते रोते वो ये निश्चय करती है कि अब वो दोबारा फवाद की चौखट पर कदम भी ना रखेगी। इस तरह वो उसके घर से जाने लगती है। रजिया को जाते देख सुल्ताना वहाँ पहुँच जाती है। उतर गई ना तेरी सारी हेकड़ी? अरे मैं तो किस्मत की मारी हूँ, मुझे दुखी कर तू भी सुख से ना रहेगी। डायन उल्टा, उसने आज मुझे छोड़ा है तेरे काया रूप को देख के। ऐसा ना हो कल को वो तुझे भी छोड़ दे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, चल निकल यहाँ से। बोल ले, तेरा वक्त है, वक्त मेरा भी आएगा
और वैसे भी अभी मेरे हाथ पांव टूटे नहीं हैं, जिंदगी बसर कर लूंगी। चौखट पे खड़ा फवाद अपनी दोनों बीवियों की बातें सुनता रहता है, पर अहंकार की वजह से वो रजिया को जाने से नहीं रोकता, चुपचाप उसे यूं ही जाने देता है। वो दुखियारी दूसरे मोहल्ले में किराए पर घर लेकर अपना गुजर बसर करने लगती है। समय बीतता जाता है, फवाद के आर्थिक हालात बिगड़ने लगते हैं, पर उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अब सुल्ताना के साथ साथ एक बच्चे की जिम्मेदारी भी उसके सर आ जाती है। अरे रजिया, तुझे पता है तेरी सौत को लड़का हुआ है। मुझे क्या, कुछ भी हो उस घर में मेरा कोई वास्ता नहीं। खैर खुशी की बात है, कम से कम एक औलाद तो नसीब हुई। पर तेरे साथ किए का फल भी भोग रहे हैं वो लोग। सुना है फवाद की तबीयत बिगड़ी रहती है। क्या? ऐसा क्या हो गया इन्हें? सुना है मुए को टीबी हो गया है, जिसके चलते एकदम सूख के कांटा हो गया है। या अल्लाह, ये तो इन्हें पहले भी हुआ था। लापरवाही का नतीजा है, पता नहीं क्या होगा। इस तरह रजिया को फवाद की चिंता सताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फवाद की हालात बद से बदतर होते जाते हैं। उसे टीबी के साथ साथ कैंसर भी हो जाता है। सुल्ताना फवाद के इलाज के लिए अपने गहने तक गिरवी रख देती है, पर वो कहते हैं ना, किस्मत के मारों का क्या ही होता है। फवाद को अपना आखिरी समय दिखाई देने लगता है। वहीं गरीबी और भुखमरी से सुल्ताना की गृहस्थी की रीढ़ टूट जाती है। हाय अल्लाह, घर में तो कुछ भी नहीं है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, मुन्ना भी सूख के कांटा हो गया है। अरे सुनो, सुनना जरा एक गिलास पानी देना मुझे, गला सूख गया है मेरा। या अल्लाह, ना जाने अब कहां से गुजर बसर होगा, एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। अजी इतना मत बोलिए, वैसे ही आपकी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पता नहीं अल्लाह हमारा गुजर बसर कैसे होगा। अरे लगता है अल्लाह के पास जाने का समय आ गया है। रजिया मुझे माफ कर। नहीं, कुछ नहीं हो सकता आपको। हाय अल्लाह, ये क्या किया आपने? अब मैं कैसे जीऊंगी? कैंसर की लंबी बीमारी के चलते फवाद की मौत हो जाती है। वहीं उसकी बीवी सुल्ताना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब ये बात रजिया को पता चलती है, पर उसकी तो मानो पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। वो इस दुख की घड़ी में सुल्ताना का साथ देती है। दोनों अपने गमों को बांटती हैं। रजिया के माथे से बांझपन का बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब वो सुल्ताना और उसके मुन्ने दोनों का एक माँ जैसा ख्याल रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।